नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। बुद्धि के व्याख्यान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पिछले व्याख्यानों में आप लोगों ने देखा कि बुद्धि के संप्रत्यय, बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि के प्रकार के साथ ही बुद्धि के विभिन्न वर्गीकरण, जिसमें बुद्धि की संरचना को मुख्य रूप से दो विचारधाराओं में बांटा गया। एक विचारधारा ऐसी थी जो यह मानते हैं कि बुद्धि की संरचना कुछ कारकों के आधार पर हुई है, जिसे फैक्टर थियरी कहा गया। और दूसरा विचारधारा ये है जो ये मानती है कि बुद्धि प्रक्रिया उन्मुखी है, यानी कि प्रोसीजनल है, वह प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत के अंतर्गत आती है। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर थियरी के अंतर्गत प्रमुख दो सिद्धांत जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। जो व्यूअर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से अपलोड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। आइए हम बात करें सबसे पहले बिने के एक कारक सिद्धांत, जो कि सबसे पहला बुद्धि का सिद्धांत माना जाता है, जिसको फ्रांस के मनोचिकित्सक अल्फ्रेड बिने द्वारा प्रस्तावित है। एक बार की बात है कि फ्रांस की सरकार ने मानसिक रूप से रिटार्डेड बच्चों की बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण का दायित्व अल्फ्रेड बिने को दिया। अल्फ्रेड बिने अपने मित्र साइमन के साथ मिलकर सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, यानी कि फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट 1905 में इन्होंने निर्मित किया। और उसी के आधार पर इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को विकसित किए, जिसे मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इन्होंने अपने परीक्षण में बुद्धि मापने के लिए कुछ एकांशों के आधार पर मानसिक एबिलिटी को मापना चाहा, और इन्होंने कहा कि बुद्धि एक तरह की मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक योग्यता होती है। उसी मानसिक योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, और इसमें मात्र एक कारक होता है जिसे आप मानसिक योग्यता कह सकते हैं, और यह मेजरेबल होती है, मापी जा सकती है। उसी आधार पर इनके सिद्धांत को एक खंड सिद्धांत कहा जाता है या यूनिफैक्टर थियरी कहा जाता है। चूंकि इनके सिद्धांत को बहुत अधिक मान्यता नहीं मिली, परंतु इनका परीक्षण बुद्धि मापन की क्षेत्र में नींव का पत्थर बना। उसी परीक्षण के आधार पर आगे के सभी सिद्धांतों का विकास निर्भर करता है। इनके परीक्षण को जब एप्लीकेबल किया गया, इनके परीक्षण का जब प्रयोग किया गया, उसमें बहुत सारी योग्यताएं निकलकर सामने आई, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि बुद्धि किसी योग्यता का परिणाम नहीं है। उसके बाद बहुत से मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें सबसे पहला जो औपचारिक रूप से बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन देखा जाता है वह स्पीयरमैन द्वारा देखा जाता है। स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस द्वारा, कारक विश्लेषण विधि द्वारा बहुत से सहसंबंधित कारकों का अध्ययन कर बताया कि बुद्धि में मात्र दो कारक होते हैं। बुद्धि की संरचना में मात्र दो कारक होते हैं, जिसमें से एक कारक को जनरल फैक्टर कहा जाता है, सामान्य कारक कहा जाता है, जबकि दूसरे को स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है, यानी विशिष्ट कारक कहा जाता है। इन दोनों के योग से ही बुद्धि का निर्माण होता है। सामान्य कारक के बारे में उन्होंने बताया कि चूंकि यह जनरल फैक्टर होता है, इसलिए इसे जी कारक कहा जाता है, जी फैक्टर कहा जाता है। जी फैक्टर जनरल कैपेसिटी ऑफ मेंटल वर्क, यानी कि मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता को जनरल फैक्टर कहा जाता है। वहीं यह एक मेंटल एनर्जी होती है। स्पीयरमैन का मानना था कि जो जनरल फैक्टर होता है वह एक तरह की मानसिक ऊर्जा होती है, जो किसी भी समस्या समाधान करने में उपयोग की जाती है। दूसरी बात, इन्होंने जो जनरल फैक्टर्स के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि जो
जनरल फैक्टर है या जी फैक्टर है उस पे अनुभव और प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह जन्मजात फैक्टर होता है, इनेट फैक्टर होता है। जन्मजात फैक्टर होने के कारण यह हर व्यक्तियों में फिक्स होता है, फिक्स लेवल होता है प्रत्येक व्यक्ति में, और वह घटता बढ़ता नहीं है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाता है, वैयक्तिक विभिन्नता जो देखी जाती है, वह इन्हीं जी कारक का परिणाम होता है, क्योंकि जी कारक का जो लेवल होता है वह प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। आइए हम बात करते हैं स्पेसिफिक फैक्टर की। स्पेसिफिक फैक्टर को इन्होंने यस कारक कहा, जो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेंटल वर्क, यानी कि मानसिक कार्य करने की एक स्पेशल कैपेसिटी होती है। इनका मानना था कि चार्ल्स स्पीयरमैन का मानना था कि जनरल एबिलिटी चूंकि सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, जो सभी व्यक्तियों में अलग अलग लेवल रखती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर भी लोग में पाई जाती हैं, वो भी अलग अलग होती हैं। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो स्पेशल होते हैं मात्र उसी व्यक्ति में पाए जाते हैं। जैसे किसी में यांत्रिक बुद्धि होती है, मैकेनिकल बुद्धि होती है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है, कोई स्पेशियल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी की वर्ड फ्लुएंसी बहुत अधिक होती है। तो ये स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल फैक्टर्स हैं जो उसकी बुद्धि को निर्धारित करते हैं। यानी कि मानसिक वर्क करने की स्पेशल कैपेसिटी होती है। और चूंकि यह मोर स्पेशल फैक्टर आप में यह एक नहीं एक से अधिक भी हो सकती है, यानी कि एक ही व्यक्ति में कई तरह की स्पेशल फैक्टर्स देखे जाते हैं। क्योंकि यह जन्मजात नहीं होती है, इसलिए इस पर प्रशिक्षण तथा अनुभव का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति में यांत्रिक योग्यता है, अगर उसे प्रशिक्षण दिया जाए तो वह उसमें बहुत ही बेहतर कर सकता है। यानी कि जो स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, जो यश कारक होते हैं, उस पर अनुभव का तथा ट्रेनिंग का प्रभाव स्पष्ट होता है। और यह डिफरेंट लेवल ऑफ द मैन, यानी कि यह प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। इन सभी बातों को स्पष्ट करने के बाद हम आइए इनके मेन थीम को देखें। इनके सिद्धांत की जो मेजर थिंग्स ऑफ जी फैक्टर थियरी के बारे में हम देखें तो फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स बाय फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने जब देखा कि बिने द्वारा प्रतिपादित बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापन करने पर किसी एक कारक का मापन नहीं हो रहा है, व्यक्ति के वैयक्तिक विभिन्नता के कारण उनमें अलग अलग एबिलिटीज के कारण अलग अलग मापन शो हो रहा है, तो इन्होंने देखा कि अवश्य ही इनमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने फैक्टर एनालिसिस के द्वारा उन कारकों की पहचान की जिसमें उन्होंने देखा कि इन कारकों में उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव हाई कोरिलेशन पाया जाता है, जो ये स्पष्ट करता है कि जो ये कारक हैं वो अवश्य ही एक दूसरे से संबंधित हैं। जो ये स्पष्ट करता है इनके सिद्धांत में कि जी कारक सभी स्पेसिफिक फैक्टर के साथ बहुत घनिष्ठता से संबंधित है। यानी कि अगर स्पेशल फैक्टर्स हैं, विशिष्ट कारक अकेले कार्य नहीं करते हैं, वह जी कारक की मदद से ही करते हैं। दूसरी जो इनको फाइंडिंग मिली कि ये कारकों का जो सहसंबंध था वो +-1 नहीं आया, यानी कि पूर्ण सहसंबंध नहीं मिला, जो यह स्पष्ट करता है कि मात्र जी कारक ही नहीं होता, मात्र एक ही कारक नहीं होता है। इन कारकों में जी कारक के साथ स्पेशल कारक भी होते हैं और विशिष्ट कारक बगैर जी कारक की सहायता से वर्क नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी समस्या समाधान को बगैर जी कारक के सहायता से नहीं किया जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि जी कारक की सहायता से ही मैकेनिकल, स्पेशियल एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, ये मुख्य 4 स्पेशल एबिलिटी, इसके अलावा भी बहुत सारी विशिष्ट क्षमताएं हो सकती हैं, जिसे स्पीयरमैन ने विशिष्ट कारक कहा। चूंकि यह जी कारक की बहुत अधिक महत्ता के कारण इस थियरी को जी फैक्टर थियरी कहा गया। इन्होंने पाया कि बुद्धिमत्ता जी फैक्टर का ही परिणाम है, जिसके कारण इसे जी फैक्टर थियरी कहा गया। यानी कि इस सिद्धांत को जी फैक्टर थियरी भी कहा जाता है।
व्यक्तिक विभिन्नता का कारण जी फैक्टर ही होता है। इनका मानना था कि चूंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जी कारक का लेवल भी भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उनमें किसी भी समस्या समाधान करने की भिन्न क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण ही व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। दूसरी बात इन्होंने जो बताया, बच्चे में बालक में जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है वह जी फैक्टर पर ही निर्भर करता है, यानी कि व्यक्ति में जी फैक्टर का लेवल कितना है उसी के आधार पर संज्ञानात्मक विकास जो अंतिम बात निकल कर आती है इस सिद्धांत की। चूंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में जी फैक्टर को ही अत्यधिक महत्ता दी, इसीलिए इनके सिद्धांत को राजतंत्रिक मोनार्चिक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। यह सिद्धांत एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे इंफॉर्मेशन से आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न करने में मदद मिलेगी। आपको यह व्याख्यान कैसा लगा कमेंट में बताएं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।